सबसे अच्छी बात है कि कोविड-19 ने आपको एक आईना दिखा दिया और कोविड-19 ने ये दिखा दिया कि एक 6 महीने 3-4 महीने की लड़ाई में सारे प्राइवेट सेक्टर फेल क्यों होंगे, सारे प्राइवेट लोगों ने अपने लोगों को नौकरी से क्यों निकाल दिया। तो ये सारे मसले हैं, ये कहीं कहीं वेलफेयर वाले कंसेप्ट है जिसको समझना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से पब्लिक फंडेड होना चाहिए। राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को शिक्षा पहुंचे। दूसरा, आपने मीडिया की बात करी, निश्चित रूप से मैं खुद मीडिया का व्यक्ति रहा हूं, मीडिया का छात्र भी रहा हूं, छात्र मीडिया में काम भी किया है और इस बात से बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। 4 साल 5 साल 10 साल पहले मीडिया SC ST OBC या गरीब तबके की बातें नहीं करता था, उसके लिए जगह ही नहीं देता था। लेकिन आज ये सोशल मीडिया के कारण ये दबाव बना है सबके ऊपर कि आपको सबको समान भागीदारी देनी पड़ेगी। वो भी समाज सोसाइटी का अंग है, वो भी इस देश का निवासी है, वो भी इस देश की सरकार को चुनने में अपना वोट देता है और सबसे ज्यादा उसका योगदान है, उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारा जो मीडिया हो, जो संस्थान है, वो कहीं कहीं उन्हीं की बदौलत चलते हैं। तो ये कहीं कहीं बदलाव हुए हैं। सरकारों को, प्राइवेट प्लेयर्स भी इस बात को मानते हैं कि लोगों को अब ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते, लोगों का शोषण नहीं किया जा सकता, लोगों को बराबरी का हक देना पड़ेगा, लोगों को बराबरी का सम्मान देना पड़ेगा, लोगों को बराबरी की अधिकार देने पड़ेंगे, तभी लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे और ये बदलाव करने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आपको बदलाव करने पड़ेंगे। आप में शिक्षा और स्वास्थ्य तो कम से कम पब्लिक फंडेड होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर्स को एनरिच करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और भारत जैसे मुल्क में जहां अभी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में आर्थिक संकट, लोगों के पास स्थिति अच्छी नहीं है, वहां प्राइवेट का कोई ज्यादा रोल, भूमिका मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और ये कोविड-19 का जो पीरियड आया है, जो टाइम है, इसने आपको उस प्राइवेटाइजेशन की पोल खोली है कहीं है और उसको कहीं कहीं रोड पे ला दिया है। तो ये कहीं कहीं प्राइवेट रोड पे नहीं है, पब्लिक रोड पे आई है। आप देखिए लोगों के कितने लोगों के रोजगार धंधे छूट गए हैं, क्यों ना। इसका मतलब ये नहीं है उनके पास पैसा खत्म हो गया, लेकिन उनकी मनसा खत्म। वो इस तरह के वेलफेयर कंसेप्ट के साथ प्राइवेट लोग काम नहीं करते हैं, शोषण वाले लोग, शोषण के साथ में एक्सप्लॉयटेशन की मानसिकता के साथ वो काम करते हैं। तो ये लोकतंत्र में कम से कम इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए। लोग नहीं करते हैं तो इस पर निश्चित रूप से हमको सोचना पड़ेगा। प्राइवेट के लिए मैं पुनः कह रहा हूं, शिक्षा स्वास्थ्य में प्राइवेट के लिए मिनिमम जगह होनी चाहिए। मैक्सिमम पब्लिक फंडेड स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए जाना चाहिए। पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लॉक हॉस्पिटल, SC CH बनाया जाना चाहिए, तभी देश के लोगों का शिक्षा स्वास्थ्य बच पाएगा। सर, जिस तरीके से उच्च शिक्षा के लिए कहा जाता है, उच्च शिक्षा में आज भी SC ST समुदाय की जो भागीदारी है वो बहुत ही कम है। आप देखिए, आज़ादी से लेके आज तक एक ही महिला, अनुसूचित आदिवासी जो महिला वाइस चांसलर बन पाई है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कितना विकास आदिवासियों का शिक्षा के क्षेत्र में हो पाया है और आगे इसकी क्या संभावना है, आप देखें, बताएं। नहीं, आपने ठीक कहा कि देखिए भाई, वाइस चांसलर तब बनेंगे तब लोग पढ़े लिखे होंगे। अभी झारखंड में एक हमारे JNU के प्रोफेसर को वाइस चांसलर का जिम्मेदारी दिया गया, एक महिला आपको मिली 50-70 साल की आजादी में। ये अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूरे सिस्टम पर है, आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है, आपकी लोकतांत्रिक सहभागिता पर है, आपके एजुकेशन सिस्टम पर है। इसका मतलब SC ST OBC मुसलमान माइनॉरिटी वाले लोगों का स्थिति आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उस लेवल पर राज नहीं है जिस लेवल की उम्मीद की गई थी, जिस लेवल के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस लेवल की पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए, जिस लेवल के भागीदारी उनकी बढ़नी चाहिए, वो देखने को नहीं मिली। तो उसके लिए आप जिम्मेदार कहेंगे, हम सब जिम्मेदार है। और ये सरकार को चाहिए कि लोगों के शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूती से की जाए। अच्छे कॉलेज खुले, अच्छे यूनिवर्सिटीज बने, अच्छे स्कूल्स बने। इन तमाम चीजों की व्यवस्था जब तक हम नहीं करेंगे तो ये मेरा मानना है कि हमारे लोग आगे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आज ये कहा जाता है कि नहीं, उस लेवल के व्यक्ति नहीं मिल पाते समुदाय में। आप देखेंगे, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी देख लीजिए, IIT देख लीजिए, IIM देख लीजिए, या जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो देख लीजिए। हमारे SC ST के कितने लोग हैं काउंटेबल, अभी हम फिंगर काउंटेबल व्यक्ति मिल पाएंगे। उस लेवल पर व्यक्ति ना प्रोफेसर बन पाया, ना डायरेक्टर बन पाया, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी या बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाए। तो उसका कारण है कि शिक्षा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाए।
तो इस पर हमको सोचना पड़ेगा, हमारे बच्चों को, हमारे जनरेशन को, हमारे समाज को, सोसाइटी को शिक्षा के लिए इंसिस्ट करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको एम्पावरमेंट देना पड़ेगा, उनको मोटिवेशनल चीज बतानी पड़ेगी कि जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे आपका सामाजिक आर्थिक विकास नहीं, राजनीतिक विकास नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा आपके सारे विकासों के जननी है, शिक्षा आपके सारे विकासों के द्वार खोलती है। शिक्षा के मार्फत आपने जैसे कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो व्यक्ति दब नहीं सकता, वो शोषित नहीं हो सकता, वो शोषण नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ने आप जब बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब को आपने क्यों ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया? बाबा साहब का आपने एक ही कंसेप्ट क्यों, एक ही पक्ष क्यों स्वीकार किया? बाबा साहब ने इस देश का संविधान ही नहीं बनाया, बाबा साहब ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे डेवलपमेंट्स बाबा साहब ने अपनी शिक्षा की बदौलत किए। बाबा साहब इसने शैक्षिक दृष्टि से उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बाबा साहब का है। बाबा साहब का पत्रकारिता में योगदान देखेंगे तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कितने लोग बाबा साहब की पत्रकारिता से वाकिफ है? कितने लोग? क्योंकि आपको दिखाया नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं, क्योंकि जो आपके हाथ में था आपने अपने हिसाब से चीजें दिखाई, समझाई, और उसका परिणाम ये हो रहा है, लो आज इतिहास निकल कर सामने आ रहा है। यार वो इतिहास निकल कर सामने आ रहा है तो वो कहीं कहीं जब उस इतिहास को हमारी नई पीढ़ी जानती है, समझती, तो ये कहीं कहीं रोष की भावना, एक गुस्से की भावना उन लोगों में है कि इतना अन्याय मानव समुदाय के साथ किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र में कहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। निश्चित रूप से लोकतंत्र का मतलब होता है सबको समान न्याय, सबकी समान भागीदारी, कोई भेदभाव नहीं, सबको समान अधिकार, जो संविधान, भारत का संविधान देता है, इस दुनिया का संविधान देता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर होने के नाते इस हमारे संविधान से भी ऊपर एक बड़ा संविधान है जहां अपने साइन हम उसके मेंबर है, तो और उसी का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हम लोग मना रहे हैं। बल्कि जबकि होना ये चाहिए था कि हमको आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए थी कि हमारे देश में 10 से 12 करोड़ आदिवासी लोग हैं, उनको कितना उनका विकास हुआ, कितने आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना मिला, और जुडिशरी में कितना पार्टिसिपेशन मिला, ए क्लास ग्रुप सर्विसेज में कितना पार्टिसिपेशन मिला, हमको अपने आप रिव्यू करना चाहिए था, अपने आप आगे बढ़कर ये मौका ही नहीं देना चाहिए था। लोकतंत्र, मजबूत सशक्त लोकतंत्र वो होता है जहां लोगों को मौका नहीं मिले शिकायत करने का मौका आपने दिया, आपने जानबूझकर लोगों के समस्याओं को नेगलेक्ट किया, और आज लोग इस स्थिति में है कि लोगों को विरोध करना पड़ता है, आप तक प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आप तक बात को पहुंचानी पड़ती है। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने वो दिया नहीं, लोगों को मिला नहीं, इसलिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। तो ये कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोग सच्चा, मजबूत, सशक्त लोकतंत्र वो है जहां लोगों को बिना विरोध किए, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना आंदोलन किए अपने अधिकार भी है, वही रियल डेमोक्रेसी है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, जब आप कोई किसी पद पर बैठते हो, सामाजिक, आपको जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब चुनकर भेजा जाता है, इस आशा और उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि आप हमारे मसलों को, आप हमारी समस्याओं को, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो कृषि की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो शैक्षिक समस्या हो, उन डेवलपमेंट को प्राथमिकता से करेंगे। चाहे पानी के पीने की समस्या हो, ये बहुत सारे तमाम मसले हैं जो व्यक्ति के मूलभूत जीवन से जुड़े हुए हैं। मूलभूत आधार सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, ये 3 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हर व्यक्ति का है, जिसको लोकतांत्रिक सरकार को देना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जो सेलिब्रेशन हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर कर रहे हैं, ये उसको उन सबको रिव्यू करने का टाइम है। हम रिव्यू कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसले, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे आइडियाज इस बहाने हमको मिल रहे हैं देख सुनने को। सब लोग बैठ रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, अपनी स्थितियों को रिव्यू कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको देखने जानने को मिल रही है। तो इस दिवस पर पुनः आप सबको मैं बधाई दूंगा कि निश्चित रूप से बहुत सारे अहम मसले हमने आज रिव्यू किए। बहुत सारा अच्छा जो सेलिब्रेशन, कोई जश्न का दिन नहीं, जश्न ये नहीं केवल एंजॉयमेंट के लिए हमने किया, ये हमारी स्थिति को रिव्यू करने का दिन था, और उसको आज हमने मिल बैठकर किया। और प्राकृतिक को देने का दिन था, इस प्राकृतिक की पूजने का दिन था, इस प्राकृतिक को मान्यता देने का दिन था, हमारे कल्चर को बढ़ावा देने का दिन था। और ये आज डे बाय डे देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही है। जिस तरीके से सर ने बताया, डॉक्टर कमलेश मीणा जी ने किस तरीके से आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, प्रकृति की ओर सबको ध्यान देना चाहिए। प्रकृति किसी एक ही समुदाय विशेष की नहीं है जिसके लिए